नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, 403 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के और उसके सहयोगी दलों को 325 सीटें मिली थी। 80% का भारी भरकम बहुमत। इन बहुमत के साथ समाज के कुछ बड़े तबकों को, खासकर पिछड़े वर्ग की कुछ समुदायों को एक बहुत बड़ी सामाजिक न्याय की उम्मीद थी। उम्मीद इसलिए थी कि ओबीसी के आरक्षण का वर्गीकरण होगा। उनमें अति पिछड़ी जातियों को बिहार की तरह ही, जैसे बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला लागू है, यहां भी कर्पूरी फॉर्मूला लागू किया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। काफी हील हुज्जत के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई सारे सहयोगी दल, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की प्रमुख भूमिका बताई जाती है, एक सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ है। नाम रखा गया जस्टिस राघवेंद्र सिंह कमेटी। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी। कई बार उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा, लेकिन अंततः 2018 के सेकेंड हाफ में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस रिपोर्ट में आरक्षण के वर्गीकरण की बात थी। बिहार की तरह 2 नहीं बल्कि 3 भागों में ओबीसी के 27% आरक्षण को बांटने का फैसला किया, उसकी सिफारिश की। लेकिन 18 से 22 आ गया। 4 साल में इस सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इस पर यदि खुद भाजपा सरकार में मंत्री रहे और अब स्मृति शेष रामविलास पासवान की बात करें, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में सदन में बोलते हुए उन्होंने कहा था, यूट्यूब पर उनका वो बयान मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, कि यदि सरकार को कोई काम करना होता है तो आनंद फानंद में करती है, और जो काम नहीं करना होता है उसके लिए उसको कमेटी बनाकर टाल दिया जाता है। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति यानी राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट की को, उसकी सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? ठंडे बस्ते में डालकर उसको एक तरह से अंतहीन सिलसिला उसके लटकाने का शुरू कर दिया गया। और यदि ये सिलसिला वाकई चला, जिसमें अब तो आचार संहिता लग गई है, अब कोई सरकार कुछ कर नहीं सकती, यानी कि 4 साल 10 महीनों तक यदि यह सिलसिला चला, तो निश्चित तौर पर इसमें सत्ता में बैठे हुए दल को ही जिम्मेदार माना जाएगा। क्या सिफारिशें थी इस कमेटी की? दरअसल इस कमेटी की सिफारिशें ये थी कि कुछ प्रमुख समुदाय जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, वो आरक्षण की मलाई ज्यादा खा रहे हैं। बाकियों को आरक्षण में, जो ओबीसी आरक्षण जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन के तहत पिछड़े वर्गों को दिया था, उसमें उसका उन पिछड़े वर्गों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। केंद्र के स्तर पर एक जीरोइनी कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट तो आज तक आ ही रही है। लेकिन राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जो एक सामाजिक न्याय समिति यानी जस्टिस राघवेंद्र सिंह कमेटी बनी, उसकी सिफारिशों के तहत इस आरक्षण को 3 भागों में बांटने का फैसला हुआ। पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और सर्वाधिक पिछड़ी जातियां, 3 भागों में। अब सभी जातियों का नाम तो यहां पर लेने चले तो फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रमुख जातियों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ प्रमुख समुदायों के माध्यम से, कि कितनी एक न्यायपूर्ण सिफारिश थी, जो इसी सरकार की हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने ही वो कमेटी बनाई थी। भले ही वो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के दबाव में, ना चाहते हुए भी सरकार ने बनाई हो, लेकिन बनाई तो इसी सरकार ने थी। लिहाजा सरकार बनाने का क्रेडिट चाहे मन से या बेमन से इसी सरकार को देना होगा, मन से बनाई हो या बेमन से बनाई हो। तो इस कमेटी की सिफारिशों के तहत पिछड़ी जातियों को 9%, अति पिछड़ी जातियों को 11%, और पिछड़ी जातियों को 7%, अति पिछड़ी जातियों को 11%, और सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। यानी कि 7, 11, 18 और 7, 18 और 9, 27, इन 27% को 3 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई। और इसमें कौन कौन सी जातियां किसमें थी, ये भी मैं आपको बता देता हूं मोटे तौर पर। जिसमें यादव, कुर्मी, चौरसिया या वैश्य समुदाय की कुछ जातियों को 7% आरक्षण के दायरे में रखा गया। 11% आरक्षण के दायरे में किन्हें रखा गया? तो 11% आरक्षण के दायरे में रखा गया कुशवाहा, मौर्य, सैनी, गुजर, इन सब समुदायों को रखा गया 11% के दायरे में। और जो 9% का दायरा था, उनमें राजभट, केवट, बिंद, मल्लाह, निषाद, इन सब जातियों, घोसी, इन सब जातियों को उसमें रखा गया 9% वाली सर्वाधिक पिछड़ी जातियों की कैटेगरी में। तो इससे सर्वाधिक फायदा कम से कम जो अति पिछड़ी जातियां कही जाती है, तकरीबन 100 से ज्यादा जातियां हैं, उन लोगों को होता। और पिछले चुनाव में जी भरकर, पूरी तरह से, पूरे मन से इन सभी बिरादरी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। इन्हें उम्मीद थी एक सामाजिक न्याय की, लेकिन सामाजिक न्याय की समिति बनाई गई, काफी दबाव के बाद बनाई गई। और जिस वक्त ये बनाई गई, हकीकत ये थी कि जब ये कमेटी बनाई गई, उसी वक्त
चूंकि इसको लेकर इतनी ही लुज्जत हुई, लगा जैसे सरकार बेमन से बना रही है, उसी वक्त ये तय दिख रहा था कि चलिए राजनीतिक दबाव में इसे बना तो दिया गया, लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं होगी। और अंततः वही हुआ, 4 साल तक सरकार चली गई, ओम प्रकाश राजभर पार्टी भाजपा गठबंधन छोड़कर चले गए। कई सारी पिछड़ी जातियों के नेता, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, धर्म सिंह सैनी है, दारा सिंह चौहान है, ये सब लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और इसकी जड़ में कहीं ना कहीं, चूंकि इन्होंने अपने समाज से वादा किया था, चाहे दारा सिंह चौहान नोनिया समाज से वादा किए हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज से किए हों, धर्म सिंह सैनी सैनी समाज से किए हों, या स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य कुशवाहा शाक्य समाज से किए हों। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का समाज भी मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी ये सब उसमें आने थे, 11% वाली अति पिछड़ी में। और ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान की जो बिरादरी है, या निषाद की बिरादरी है, केवट है, कश्यप है, बिंद है, मल्लाह है, इनकी बिरादरी है, इनको 9% वाले दायरे में आना था। तो इन लोगों ने भी अपने अपने समाज से ये वादा जरूर किया होगा कि सत्ता में अब आ गए हैं, रिपोर्ट भी आ गई है, कमेटी भी बन गई है, रिपोर्ट भी आ गई है, तो अब इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी और सरकारी नौकरियों में, बाकी सब जगहों पर, स्कूल कॉलेज के एडमिशन में आपको वाजिब हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 18 से 22 आ गया, 4 साल तकरीबन हो गए, इस समिति की सिफारिशों को उसी तरह ठंडे बस्ते में पड़ा रखा। और यही वो बड़ा कारण है जिस वजह से इन सभी बिरादरियों के लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अपने समाज में जाकर ये क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से अपने समाज को कहेंगे कि भाई अब कौन सी अड़चन थी। विधानसभा में 3/4 से ज्यादा का बहुमत था, बहुमत की कोई कमी नहीं थी, ये तो साधारण बहुमत से पास होने वाली चीज थी। यानी 203 विधायक होते तब भी पास हो जाती, यहाँ तो 325 विधायक थे सत्ताधारी दल के, जिस दल या गठबंधन का हिस्सा थे ये। इसके साथ साथ गवर्नर भी इनका अपना था, कहीं भी लटकने का सवाल नहीं था। तो आखिर ये सिफारिशें लागू हो क्यों नहीं पाई, बड़ा सवाल है। और इन सवालों के ऊपर उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने पॉलिटिकल अलाइनमेंट पर अब रीथिंकिंग शुरू कर दी है, दोबारा से पुनर्विचार शुरू कर दिया है। और इस पुनर्विचार की अभिव्यक्ति भाजपा छोड़ने वाले विधायकों और नेताओं में, यदि उनकी जातियों की संख्या को आप देखें, उनके सरनेम को आप देखें, जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग अपने अपने समाज के दबाव में हैं। और वाकई यदि ये सारे विधायक अपने समाज के दबाव में गए हैं, तो इनके समाज का दबाव इतना बड़ा है जिस दबाव के आगे अंततः उत्तर प्रदेश के चुनाव का नतीजा तय हो सकता है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, यदि देखिए, सत्ता आनी जानी चीज है, आज बीजेपी के पास है, कल को सपा बसपा या कांग्रेस या किसी और के पास जा सकती है, चुनाव है। लेकिन यदि सत्ता किसी और की भी आती है, उस सरकार को भी इस समस्या पर ध्यान देना होगा, उस सरकार को भी इस पर कहीं ना कहीं अपने मंतव्यों को स्पष्ट करना होगा। और एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं कि सरकार किस प्रकार से निर्णय लेती है। यही आरक्षण का फैसला था, जो 27% आरक्षण दिया गया, जिसके अब बंटवारे के लिए सामाजिक न्याय कमेटी बनी है। एक कैबिनेट मीटिंग में एक झटके में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी थी। और उस वक्त मंजूरी दी थी, काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन सरकार उससे पीछे नहीं हटी। नरेंद्र मोदी की सरकार को जब अपर कास्ट को, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जिसे कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में, या मोटा माटी कहे तो सवर्ण जातियों में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का फैसला लेना था, तो 15 मिनट में फैसला हो गया कैबिनेट मीटिंग में। उसमें समय नहीं लगा, उसको राष्ट्रपति की मुहर भी उसी दिन शाम में मिल गई, संसद में भी उसको मंजूरी आने वाले सत्र में अगले 10 से 15 दिनों में मिल गई। जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ उसमें मिल गई। तो सरकारें काम करना चाहे तो निश्चित तौर पर कर सकती हैं। और बीजेपी का जो मौजूदा सरकार है, उसके 2 उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। यानी अपर कास्ट के, सवर्णों के में गरीब लोगों को आरक्षण देना था, उनके लिए 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देना था, तो वो फैसला 15 मिनट में हो गया। उसके लिए कोई राघवेंद्र सिंह कमेटी भी नहीं बनाई गई, किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी पर बोलते हुए रामविलास पासवान ने इसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संसद में कहा था, जो उस वक्त समाज कल्याण मंत्री थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने केंद्र में, संसद में उन्होंने कहा था उस वक्त कि सरकारों को जो काम करना होता है उसके लिए कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती, और जो नहीं करना होता है उसके लिए सरकार कमेटी बनाकर फिर उसको टाल देती है। लेकिन वही अपर कास्ट का मामला आया तो तत्काल सरकार ने तुरंत कर दिया। लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्गों के वर्गीकरण की बात है, उनके आरक्षण पर फैसला लेने की बात आई,
सरकार कमेटी बना देती है, फिर आनाकानी शुरू करती है और उस आनाकानी का नतीजा ये होता है कि चुनाव आ गया और पिछड़े वर्गों के नेताओं के बीच अपने समाज में मुंह दिखाने जैसी हैसियत नहीं रही, तो अपने पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट को सत्ताधारी दल को, मंत्री पद को, विधायकी को टाटा बाय बाय कहकर वो विपक्ष के पाले में गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष के पाले में उनके जाने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि चुनाव के बाद यदि वो सत्ता में आते हैं तो इस मुद्दे पर, और खास करके इस मुद्दे का निराकरण उन्हें उसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से वीपी सिंह सरकार ने पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। महज 15 मिनट में वहां भी फैसला हुआ, और महज 15 मिनट में सवर्ण आरक्षण का फैसला भाजपा सरकार में भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हुआ। लेकिन यहाँ तो देना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन की बात है, उसको 3 पार्ट में बांटने की बात है ताकि सबको मिल सके उस आरक्षण में हिस्सा, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, किसी प्रकार का जातिवाद का आरोप किसी भी सरकार पर ना लग सके। तो इसके लिए लोग तैयार नहीं है। यानी मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि यदि समाज के सभी वर्गों के लोग मुख्य धारा में आएंगे, सभी वर्गों के लोग पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी चाकरी और तमाम तरह के अपने सोशल अपलिफ्टमेंट की कोशिशों को तेज करेंगे, तो ऐसे हालात में रैलियों में जिंदाबाद करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए लोग कहां से आएंगे? और जब हिंदू मुसलमान करने के लिए लोग नहीं आएंगे तो जन सरोकारों के मुद्दों से दूर होकर सियासत कैसे होगी? स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य पर यानी मनीष सिसोदिया वाली सियासत जब शुरू हो जाएगी तो जाति और धर्म के आधार पर बने दलों को सोचना पड़ जाएगा। यही एक बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति दबाव में बनाई गई। बहुत दबाव के बाद एक तरह से मान लिया गया कि चलो एक कमेटी बना ही देते हैं, लेकिन जब बना दी गई तो उसकी रिपोर्टों पर 4 साल से कुंडली मार के सत्ताधारी दल के लोग बैठे हुए हैं। तो आने वाले समय में इस आरक्षण का क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि फैसला सरकारों को लेना होता है। लेकिन इन सब समाज के लोग, चाहे वो अति पिछड़ी में आने वाले मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, इन सब समाज के लोग हों, या फिर सर्वाधिक पिछड़ी जिन्हें 9% आरक्षण मिलना है, उनमें आने वाले राजभर, बिंद, केवट, काश्यप, मल्ला, नोनिया समाज के लोग, या और भी बहुत सारे समाज, इतनों का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता और याद भी नहीं है, तो उनके लोग हों, निश्चित तौर पर इस चुनाव में अपने मतदान के माध्यम से ये हिसाब करने की कोशिश जरूर करेंगे कि सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों का क्या होगा। तो फिलहाल क्या होता है, कैसे होता है, धर्म और जाति प्रभावी होती है या लोगों के अपने मुद्दे, जातियों के अपने मुद्दे, समुदायों के अपने मुद्दे और आम जनता के अपने मुद्दे, और इसमें आरक्षण जैसे मूलभूत मुद्दे भी शामिल है, वो प्रभावी होते हैं। ये चुनाव बताएगा, 7 चरणों में होने वाला चुनाव, और इसका लिटमस टेस्ट पहले और दूसरे फेज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम किसी और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे और सत्ता पक्ष की घोषणा से जुड़े मुद्दे का पोस्टमार्टम करने के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।